चलिए आज बात करते हैं भारत के आर्थिक इतिहास की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी की। ये कहानी है पंचवर्षीय योजनाओं की। एक ऐसा सफर जो 60 से भी ज्यादा सालों तक चला और जिसने देश की तकदीर को एक नया आकार दिया। सोचिए, एक नया नया आजाद हुआ देश, उसके सामने सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? यही कि एक बिखरी हुई अर्थव्यवस्था को जोड़कर एक मॉडर्न इकोनॉमी कैसे बनाई जाए। सामने थी अनगिनत चुनौतियां और आंखों में था एक बेहतर भविष्य बनाने का सपना। तो इसका जवाब मिला सेंट्रल प्लानिंग या केंद्रीय योजना में। अब यह आइडिया आया कहाँ से? ये आया था सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से, जहां सरकारी सब कुछ तय करती थी कि देश में क्या बनेगा, कितना बनेगा और कैसे बनेगा। उस दौर में ये मॉडल तरक्की का एक कामयाब फॉर्मूला माना जाता था और भारत ने भी इसी रास्ते पर चलने का फैसला किया। और बस इसी सोच के साथ भारत में शुरू हुई पंचवर्षीय योजनाओं की कहानी, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसने दशकों तक भारत की इकोनॉमी को दिशा दी। तो आज के इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि इसका पूरा ब्लूप्रिंट मतलब खाका कैसे बना। फिर बात करेंगे शुरुआती दौर की, जो नींव रखने वाला दौर था। उसके बाद देखेंगे वो दौर जब थोड़ी उथल-पुथल मची और एक नई शुरुआत हुई। फिर कैसे हम एक नई अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़े और आखिर में हम बात करेंगे आखिरी योजनाओं और नीति आयोग के बनने तक की पूरी कहानी की। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक बहुत दिलचस्प बात है, ये जो प्लानिंग का आइडिया था ना, ये कोई 1947 के बाद अचानक से नहीं आया। इसकी जड़ें तो आज़ादी से भी कहीं ज्यादा पुरानी हैं। आप देखिए, 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बनाई थी। फिर 1944 में देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने मिलकर बॉम्बे प्लान बनाया। उसी दौरान गांधीवादी प्लान, पीपल्स प्लान और फिर 1950 में सर्वोदय प्लान भी आया। मतलब इन सब में एक बात कॉमन थी, सबको लगता था कि भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड नेशनल लेवल की प्लानिंग चाहिए। और इन सारी तैयारियों के बाद आखिरकार शुरू हुआ वो दौर जिसने असल में भारत की नींव रखी। हम बात कर रहे हैं पहली 3 पंचवर्षीय योजनाओं की, जिन्होंने देश को एक दिशा दी। तो जो पहली योजना थी वो हैरोल्ड डोमर मॉडल पर बेस्ड थी। अब ये मॉडल कहता क्या है? सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा देश बचाएगा और इन्वेस्ट करेगा, उतनी ही तेजी से तरक्की करेगा। तो उस वक्त सबसे जरूरी क्या था? कृषि। पूरा फोकस एग्रीकल्चर पर डाल दिया गया और इसी प्लान के तहत भाखड़ा नांगल और हीराकुंड जैसे बड़े बड़े डैम बने। और हाँ, भविष्य की सोचकर देश में 5 आईआईटीज भी इसी दौरान स्थापित किए गए। और नतीजा उम्मीद से कहीं बेहतर था। टारगेट रखा था 2.1% ग्रोथ का और हमने हासिल किया 3.6%। मतलब एक जबरदस्त शानदार शुरुआत हुई थी। अब पहली योजना की सफलता के बाद दूसरी योजना में भारत ने सीधा गियर ही बदल दिया। अब फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, मतलब तेजी से उद्योग लगाना। इसके पीछे था पीसी महालनोबिस का मॉडल, जिसकी सोच थी कि अगर आत्मनिर्भर बनना है तो सुई से लेकर जहाज तक सब कुछ खुद बनाना होगा। तो सारा जोर हेवी इंडस्ट्री पर चला गया और इसी का नतीजा थे भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला के वो बड़े बड़े स्टील प्लांट्स जो यूएसएसआर, यूके और जर्मनी की मदद से लगाए गए। और ये प्लान भी काफी हद तक कामयाब रहा। टारगेट था 4.5% का और ग्रोथ हुई 4.3%, मतलब लगभग टारगेट पर। कह सकते हैं कि भारत अब एक इंडस्ट्रियल पावर बनने की राह पर निकल चुका था। अब आई तीसरी योजना। इसका लक्ष्य और भी बड़ा था, भारत को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाना। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये योजना, दुख की बात है, एक बहुत बड़ी नाकामी साबित हुई। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? हुआ ये कि देश पर एक साथ 3 बड़ी मुसीबतें आ पड़ी। 1962 में चीन के साथ जंग, 1965 में पाकिस्तान के साथ जंग और ऊपर से एक भयंकर सूखा। इन 3 झटकों ने हमारी अर्थव्यवस्था की कमर ही तोड़ दी। और जो आंकड़े सामने आए वो वाकई चौंकाने वाले थे। टारगेट रखा था 5.6% की ग्रोथ का और असल में ग्रोथ हुई सिर्फ 2.8%, मतलब टारगेट का आधा। ये देश के लिए एक बहुत बड़ा सेटबैक था। तीसरी योजना की इस नाकामी का असर बहुत गहरा हुआ। इसके बाद प्लानिंग की पूरी प्रोसेस में एक ब्रेक सा लग गया। ये एक उथल-पुथल का दौर था, एक तरह से एक रीसेट का टाइम था। और इसी वजह से जो पंचवर्षीय योजनाओं का सिलसिला चल रहा था, उसमें 3 बार बड़े ब्रेक्स आए।
1966 से 69 तक तो प्लान हॉलिडे ही मनाना पड़ा, मतलब कोई 5 ईयर प्लान नहीं। फिर 1978 में एक रोलिंग प्लान का कॉन्सेप्ट आया और 1990 के आर्थिक संकट के समय तो एक साल के प्लान बनाने पड़े। खैर, जब प्लानिंग वापस पटरी पर लौटी तो प्रायोरिटीज बदल चुकी थीं। चौथी योजना का मेन फोकस था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, यानी विकास भी हो और स्थिरता भी बनी रहे। इसी दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जैसा बड़ा फैसला लिया गया। वहीं जो 5वीं योजना थी, उसका सीधा नारा था गरीबी हटाओ, मतलब अब फोकस गरीबी और आत्मनिर्भरता पर था। और हाँ, ये इकलौती ऐसी योजना थी जो सिर्फ 4 साल ही चली, क्योंकि इस सरकार बदलने की वजह से इसे बीच में ही रोक दिया गया। चलिए अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं 80 और 90 के दशक में। ये वो दौर था जब भारत की अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़े बदलाव की तैयारी कर रही थी। एक तरह से आने वाले रिफॉर्म्स की जमीन यहीं तैयार हो रही थी। छठी योजना का फोकस था देश की नेशनल इनकम बढ़ाना, और इसी में 1982 में नाबार्ड बना। फिर 7वीं योजना आई जिसका फोकस था फूड, वर्क एंड प्रोडक्टिविटी पर। और फिर आया साल 1991, एक टर्निंग पॉइंट। भारत ने अपनी इकोनॉमी को दुनिया के लिए खोल दिया। और इन रिफॉर्म्स के ठीक बाद जो 8वीं योजना आई, वो सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आई। पहली बार ह्यूमन डेवलपमेंट यानी शिक्षा और स्वास्थ्य को प्लानिंग के सेंटर में रखा गया। तो अगर एक नज़र डालें कि इन अलग अलग दौर में लीडरशिप किसके हाथ में थी, तो पहली 3 योजनाओं के समय थे जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद की अगली 3 योजनाओं में इंदिरा गांधी ने कमान संभाली। 7वीं योजना के वक्त राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे और 1991 के उस ऐतिहासिक बदलाव के समय 8वीं योजना को लीड कर रहे थे पीवी नरसिम्हा राव। और इसके साथ ही हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी पड़ाव पर, वो दौर जब पंचवर्षीय योजनाओं का चैप्टर खत्म हो रहा था और भारत एक नए इकोनॉमिक मॉडल की तरफ बढ़ रहा था। इस दौर में प्लान्स के गोल भी कैसे बदले, ये देखना भी काफी इंटरेस्टिंग है। 11वीं योजना का टारगेट था रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, मतलब तेज ग्रोथ हो लेकिन सबका साथ लेकर। 12वीं योजना में एक और शब्द जुड़ गया, सस्टेनेबल, यानी अब ग्रोथ तेज भी हो, समावेशी भी हो और पर्यावरण का भी ध्यान रखे। लेकिन फिर 2014 में एक बड़ा फैसला हुआ और प्लानिंग कमीशन को ही भंग कर दिया गया। और फिर तारीख आई 1 जनवरी 2015। इस दिन योजना आयोग की जगह ली नीति आयोग ने, और इसी के साथ भारत में सेंट्रल प्लानिंग का वो 60 साल से भी लंबा दौर आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया। तो ये पूरी कहानी हमें आज एक बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जब सेंट्रल प्लानिंग का वो चैप्टर बंद हो चुका है, तो आज भारत की इकोनॉमी का रास्ता क्या है? आज हमारी आर्थिक पहचान को कौन सी चीजें तय कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बनता है।